नमस्कार, हमारी खास पेशकश आजादी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज देश आजाद है। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं, आप, हम सब बहुत खुशनसीब है कि हमें अपने हिसाब से जीने की आजादी मिली है। कुछ भी कहने की आजादी है, जो चाहें वो करने की आजादी है। लेकिन यह आजादी ऐसे ही हमें नहीं मिली। इसे पाने के लिए हर धर्म, हर जाति के लोगों ने बलिदान दिया, खून बहाया, अपने प्राण न्योछावर कर दिए। चलिए आपको लिए चलते हैं आजादी के उस सफर पर जिस पर हर हिंदुस्तानी को नाज है, गर्व है। 15 अगस्त 1947 इतिहास के पन्नों में दर्ज ये वो तारीख जब हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गौरव हासिल हुआ था। देशवासी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी की आबो हवा में सांस ले रहे थे। लेकिन यहां यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देश को मिली आजादी इतनी आसान नहीं थी। ना जाने कितनी मांओं की गोद सूनी हुई, ना जाने कितनी सुहागनों को अपनी मांग का सिंदूर पोंछना पड़ा, और ना जाने कितनी बहनों को अपने भाइयों से हमेशा हमेशा के लिए हाथ छूट कर रह गए। और तब जाकर कहीं हमें अंग्रेजों से, हुकूमत से आजादी मिली। अब यहां आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि देश की आजादी के लिए आखिर 15 अगस्त का दिन क्यों चुना गया। तो इस तारीख को ना तो महात्मा गांधी ने चुना था और ना ही नेहरू और पटेल ने। यह तारीख तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने चुनी थी, और वो इसलिए कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना इसी तारीख को उनके सामने समर्पण करने को मजबूर हुई थी। बस इसी गुमान की खातिर अंग्रेजी हुकूमत ने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन चुना था। अंग्रेजी हुकूमत के लिए बेशक 15 अगस्त का दिन अपने गुमान को दिखाने की तारीख थी, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए जमीन से उठकर आसमान को छूने की जिद थी। एक तरफ जहां हिंदुस्तान को खुद को एक राष्ट्र के तौर पर बचाए रखने की जरूरत थी, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का भी करारा जवाब देना था। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान को मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा धक्का लगा, और वो था महात्मा गांधी की हत्या, जिसका दर्द 1948 में लाल किले से दिए जवाहरलाल नेहरू के भाषण में साफ देखा जा सकता है। इसके दिन खासकर हम याद करें उस गांधी के सबक को, जो गांधी जी ने हमें संदेशे दिए, जिनके जिस रास्ते पर चल के हम आगे बढ़े और मुल्क आगे बढ़ा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के साथ ही देश की 35 करोड़ की आबादी एक पल में खुद को अनाथ महसूस करने लगी। और उस वक्त नेहरू ने कहा था, रोशनी चली गई तो पटेल ने मार्गदर्शक चला गया कहा। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में नेहरू और पटेल ने तमाम कड़वाहट को भुलाकर राष्ट्र निर्माण में ये दोनों जुटे, और उन्होंने अपने वचन को तब तक निभाया जब तक वो जिंदा रहे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक साथ मिलकर गुलामी की कब्र पर आजादी की बुलंद इमारत खड़ी करने में जुट गए। इसी बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हिंदुस्तान को एक नया संविधान मिला, जिसे दुनिया का सबसे मजबूत संविधान कहा जाता है। दूसरी तरफ सरदार पटेल की अगुवाई में 562 से ज्यादा रियासतों ने खुद को हिंदुस्तान में मिलाया। लेकिन बात इतनी भर नहीं थी। दरअसल नेहरू की असल चुनौती उन करोड़ों भारतीयों को 2 वक्त की रोटी मुहैया करवाना था, जो दाने दाने को तरस रहे थे। देशवासियों को इस बुरी हालत से उबारने में कमोबेश नेहरू से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने, सभी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। यही वजह है कि आजादी के 74वें साल में हिंदुस्तान विश्व शक्ति बनने की राह पर है। यहां यह कहना गलत नहीं होगा, किसी इंसान की अपनी जिंदगी के बिताए 74 साल बहुत हो सकते हैं, लेकिन किसी राष्ट्र को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए इतना वक्त बहुत कम है। बावजूद इसके आज हिंदुस्तान एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है, और इसी शान के साथ हर साल 15 अगस्त को चंद घंटों के लिए हिंदुस्तानियों का दिल एक साथ धड़कता है। तिरंगा आसमान को गर्व से ललकारता है, और हर हिंदुस्तानी फक्र से तिरंगे को सलाम करता है।
अब यहां आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर हिंदुस्तान की आजादी के प्रतीक के तौर पर लाल किले को ही क्यों चुना गया। तो इस क्यों का जवाब जानने के लिए आपको गुलामी के उस दौर को याद करना होगा जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली चलो का नारा दिया था। साल 1945 जब सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज को मजबूत करने के लिए भारत से बाहर जाना पड़ा। इसी बीच उनके 3 साथी, जिसमें कैप्टन शाहनवाज, कैप्टन पीके सहगल और लेफ्टिनेंट जीएस ढिल्लन के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत ने कोर्ट मार्शल का आदेश जारी कर दिया। आरोप था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत करने का। तब नेहरू समेत पूरे राष्ट्र ने अंग्रेजी हुकूमत के इस फैसले का विरोध किया। नतीजा यह निकला कि अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश आंदोलन के लिए खड़ा हो गया। हिंदुस्तान की जनता के आक्रोश के आगे अंग्रेजी हुकूमत को आखिरकार झुकना पड़ा और तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को रिहा किया गया। बस फिर क्या था, स्वतंत्रता सेनानियों की रिहाई के बाद देश भर में विजयोत्सव का माहौल बन गया और उसी वक्त से लाल किला स्वतंत्रता सेनानियों और देश की जनता के बीच स्वाधीनता की पहचान बना। इस घटना के महज 2 साल बाद ही हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क बन गया और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले लाल किले से झंडा फहराकर देश और दुनिया को नया संदेश दिया। तभी से यह परंपरा बन गई कि हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले से दिए अपने भाषण से देश का मुकद्दर तय करते आ रहे हैं। हिंदुस्तान को आजाद हुए अभी कुछ ही साल हुए थे। देश गरीबी और भूखमरी जैसी समस्याओं से जंग लड़ रहा था। तभी पड़ोसी देशों की नापाक हरकतों ने हिंदुस्तान पर एक के बाद एक जंग थोप दी, जिसका हमारी सेना ने डटकर मुकाबला तो किया, लेकिन इसके बाद देश में गरीबी और भूखमरी बढ़ने लगी। ये वही दौर था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लाल किले से जय जवान जय। उस वक्त एक ओर देश में अकाल पड़ा तो दूसरी ओर चीन की गद्दारी। यह साल 1962 का था जब चीन ने हिंदुस्तान को जंग लड़ने पर मजबूर कर दिया। इस जंग में हमारी सेना ने दुश्मनों से कड़ा मुकाबला तो किया, लेकिन कई दिनों तक चली इस लड़ाई में भारत को हार का मुंह देखना पड़ा और इस अचानक हमले और हार की वजह से पाकिस्तानी हुक्मरानों को गलतफहमी हो गई कि भारत को युद्ध में आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कद में जितने छोटे थे, उनका मनोबल उतना ही बड़ा था। अब हमारे दिल में है। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। और यही वजह रही कि जब पाकिस्तानी सेना ने 1965 में कश्मीर पर दूसरी बार हमला किया तो भारतीय फौज ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हां, आजादी। भारत और पाकिस्तान के कड़वे रिश्तों के बीच कश्मीर विवाद सालों से गहरी खाई का काम कर रहा है। पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों के जरिए कश्मीर को हासिल करने की सालों से कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय फौज के सामने उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी। लेकिन जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं। भारतीय फौज असले से भले कमजोर थी, लेकिन हौसला 7वें आसमान पर था। बात 1971 की जंग की है, जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा, जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुशल रणनीति और भारतीय फौज के मनोबल के आगे पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था। यही नहीं, इसी लड़ाई के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया और बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना। लेकिन पाकिस्तान का दिल इतने से भी नहीं भरा और एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने साल 1999 में चोरी छिपे भारतीय सीमा के कारगिल सेक्टर में घुसपैठ की जरूरत की।
जब भारतीय फौज के बुलंद हौसले के सामने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कुशल नेतृत्व की वजह से पाकिस्तान को विश्व बिरादरी में भी कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। कि पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल पूरा होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो सुधर जाए वो पाकिस्तान कहा। हर बार चुनाव के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान जरूर बदलते जाते हैं, लेकिन एजेंडा पिछले 74 सालों से बस एक ही है, अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पनाह देना और भारत को अस्थिर करने में इसका इस्तेमाल करना। लेकिन पाकिस्तान हर बार भारत को आंकने में गलती कर बैठता है। उसने जब भी भारत पर अपनी नापाक नजरें डाली, भारतीय सेना के बहादुरों ने उसे करारा जवाब दिया। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने सुबह 5:30 बजे के करीब जम्मू कश्मीर के उरी स्थित भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे 19 बहादुर जवान शहीद हुए और कई जवान घायल हुए। पाकिस्तानी आतंकियों की ओर से यह हमला कितने सुयोजित तरीके से हुआ, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आतंकवादियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके थे। भारतीय सेना के साथ आतंकवादियों की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली, जिसमें 4 आतंकी मारे गए। लेकिन पाकिस्तान से बदला यहां पूरा नहीं हुआ। देश गुस्से से उबल रहा था। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में एक ही गूंज थी, पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देने की मांग। देश की भावना को पीएम नरेंद्र मोदी भलीभांति जानते थे और उन्होंने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेता दिया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उरी हमले के ठीक 10 दिन बाद भारत ने पाक को सबक सिखाने की योजना बनाई और भारतीय कमांडोज ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। देश के लिए यह पहला मौका था जब आतंकियों के खिलाफ दुश्मन की सीमा में घुसकर सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना के जवान पूरी प्लानिंग के साथ 28-29 सितंबर की आधी रात पीओके में सीमा में 3 किलोमीटर अंदर घुसे और आतंकियों के ठिकाने को तहस नहस कर डाला। भारतीय जवानों की इस बहादुरी की खबर जैसे ही देश और दुनिया को मिली, खुशी की लहर दौड़ी। हर किसी ने भारतीय सेना को दिल से सलाम किया। लेकिन अपनी आदतों से मजबूर आतंकियों के आका पाकिस्तान सुधरने वालों में कहा। 14 फरवरी 2019 को उसने पालतू आतंकियों से दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में कायराना तरीके से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। देश में एक बार फिर से गुस्सा था। मोदी सरकार पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे चुकी थी कि हर हिमाकत का करारा जवाब मिलेगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। इस बार भारतीय जाबाजों ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को फिर जता दिया कि उसकी हर हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार बैठा है। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? पाकिस्तान के पास आज की तारीख में चुनौतियों की भरमार है। ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे दो देश चीन और पाकिस्तान हमारे पड़ोस में हैं, जिन्हें अमन चैन से कोई वास्ता नहीं। दोनों ही मुल्क भूमाफिया की श्रेणी में अव्वल स्थान पर आते हैं और यही वजह है कि इन दिनों दोनों मुल्कों का आपसी प्यार परवान चढ़ा हुआ है। लेकिन इन चुनौतियों से पार पाना हिंदुस्तान को बखूबी आता है।
चीन ने अब गलवान घाटी में भारतीय फौज के साथ गलत हिमाकत की तो भारतीय सेना ने भी बता दिया कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं, ये नया हिंदुस्तान है। दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारतीय सेना ने 20 सैनिकों के मुकाबले 50 चीनी सैनिकों को मारकर उसका बदला लिया। भारत का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब गलवान हिंसा के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ी चेतावनी देने के लिए पीएम मोदी खुद लद्दाख पहुंचे और वहां से जो संदेश दिया वो लाजवाब था। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। अब इस दुनिया को कोई शक नहीं है कि भारत विश्व शक्ति बनने की राह पर चल पड़ा है। एक ओर जहां 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है, तो वहीं दूसरी ओर रक्षा के क्षेत्र में भी भारत सशक्त हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राफेल जैसा आधुनिक लड़ाकू विमान है। भारत अपने दुश्मनों को ध्यान में रखते हुए एक ओर जहां दुनिया की महाशक्तियों से बड़े रक्षा सौदे कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विदेशी रक्षा उपकरणों पर भी जोर दे रहा है। हाल ही में 101 रक्षा सौदों के आयात पर रोक लगा दी गई और ये सभी रक्षा उपकरण अब मेड इन इंडिया होंगे। आजादी के बाद से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदल चुका है और यकीनी तौर पर 21वीं सदी भारत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इरादे फौलादी और दिल में जुनून हो तो कामयाबी की राह छोटी दिखाई देने लगती है। हिंदुस्तान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हिंदुस्तानियों की जिद ने उनकी दुनिया बदल कर रख दी। उन्नीस में जब देश आजाद हुआ तब हर तरफ एक उल्लास था। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति का जश्न था। बेशक इस जश्न में बंटवारे की टीस भी शामिल थी। सरहद ही नहीं, संपत्ति भी बट गई थी। लेकिन बावजूद इसके देश एक नई शुरुआत कर रहा था। एक शानदार आगाज के लिए तैयार था। कदम कदम पर संसाधनों की कमी हमारी राह का रोड़ा थी, लेकिन किस्मत बदलने की जिद पाले बैठे हमारे रहबरों ने हमें हर मुश्किल से निजात दिलाई। विकसित देशों की उंगली पकड़कर चलने वाले हिंदुस्तान ने 70 सालों में कामयाबी की ऐसी दास्तान लिखी कि देखने वालों की आंखें चौंधिया रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान ने अपना परचम लहराया। दशकों पहले जिन देशों की तरफ हिंदुस्तान हसरत भरी निगाह से देखता था, वो आज राइजिंग इंडिया की तारीफ करते नहीं थकते। यही वजह है कि खुद को शक्तिशाली समझने वाले देश भी अब यूएन में हिंदुस्तान की स्थायी सदस्यता की मांग करने लगे। हमारी तरक्की पड़ोसी चीन की तरह समाज की कीमत पर नहीं हुई। हिंदुस्तान में समाज और अर्थव्यवस्था की बराबर प्रगति हुई। दशकों पहले जिन सामानों को हम लग्जरी आइटम्स में गिनते थे, वो आज हमारी जरूरत है। बेशक हिंदुस्तान को अभी अपने सपनों की मंजिल हासिल करनी है, लेकिन दमदार शुरुआत ने दुनिया भर को इस बेमिसाल मुल्क का मुरीद बना दिया है। प्रगति के पथ पर दौड़ते हिंदुस्तान को दुनिया देख रही है। अब तो आलोचक भी यही कहते हैं कि इंडिया की तरक्की की रफ्तार यही रही। हजारों मील लंबे सफर की शुरुआत भी पहले कदम से ही होती है। हिंदुस्तान ने भी 73 साल पहले ऐसे ही एक कदम से शुरुआत की थी। कामयाबी राह दिखाती गई, मंजिल करीब आती गई। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार। हॉस्पिटल का लाखों का बिल आपकी गलती